गुड। तो कितना क्लास किए थे हम लोग? तीसरा, 3 क्लास में, तो ये चौथा क्लास है मेरे हिसाब से। तो क्या क्या पढ़ लिए थे हम? पहले तो पढ़े थे मैटर क्या है, फिर इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस कैसे बनता है। उसके बाद पढ़े थे कि हम लोग क्या कोई जो पदार्थ है उसकी अवस्था बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है, यही पढ़े थे। तो पदार्थ की अवस्था किस प्रकार बदलती है ये हम पहले क्लास में पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं कि पदार्थ पर, लिखो हेडिंग, पदार्थ पर, यहां ठीक है, यहां ठीक है, पदार्थ पर ताप व दाब का प्रभाव। या लिख सकते हो कि पदार्थ मतलब मैटर है, कि कोई भी पदार्थ है उसके ऊपर दाब या ताप का प्रभाव क्या होगा। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस तो कर ही लिए हैं, भले नहीं लिखे लेकिन मैं आप लोग को बता दिया हूं ना। जैसे दाब का प्रभाव नहीं बता रहा था कि गैस को कंप्रेस कर दो तो लिक्विड के रूप में आ जाती है, और सॉलिड को अगर ताप दे दो तो लिक्विड के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, आज जैसे ये तो पढ़ेंगे, उसके साथ में गलनांक, क्वथनांक, गलन की गुप्त उष्मा होती है, बहुत सारी चीजें जो है। क्वथनांक क्या है, जमन क्या है, संघनन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस थोड़ा बहुत किए हैं, बता दिया था ना कि कोई भी चीज कैसे किसमें चेंज होती है। अब आज पढ़ना है कि पदार्थ पर ताप व दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लिखो, फर्स्ट पहले लिखिए कि पदार्थ पर, पदार्थ पर ताप का प्रभाव। तो किसी पदार्थ पर ताप का क्या प्रभाव होगा? हमारा सवाल है कि कोई पदार्थ है उसके ऊपर ताप का प्रभाव क्या होगा। तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि जब किसी पदार्थ का, लिख लो इसमें, जब किसी, जब किसी, बोल दो, वहां से चेयर उठा के लेके शांति से चलेंगे, चेयर वहां से उठाइए, एकदम चुपचाप। लिखने के लिए कुछ दिया गया है, लिख के याद करिए उसको, जाइए लिख के याद करिए, ठीक है, बोर्ड पे है। और बाहर निकाल के चेयर बैठ जाइए आराम से, टूटे ना चेयर। तो इसमें क्या है कि जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो क्या होगा उस पदार्थ की, तो उस पदार्थ की क्या होगा, साथ साथ लिखते रहो, पदार्थ की अवस्था क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी, अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। समझ में आया? मतलब कोई पदार्थ है, उसको अगर हम ताप दे रहे हैं तो उसकी क्या होगी, अवस्था बदल जाएगी। ठीक है, अवस्था बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? लिक्विड में हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल बताया था कि सॉलिड है, मान लो कि कोई पदार्थ है, वो क्या है, सॉलिड रूप में। मैं पदार्थ की बात करूं कि पदार्थ अगर सॉलिड में है, मान लो बर्फ है, थोड़ा सा इसको हम लोग उष्मा दिए, है ना, तो ये बर्फ तुरंत पिघल के जल के रूप में बदल गई, जल में बदल गई, या द्रव में हो गई। ये ठोस था, ये द्रव में हो गया। बर्फ ठोस था, उष्मा दिए, उष्मा अवशोषित की, द्रव में चेंज हो गया। फिर और हम इसको ताप दिए, इसको हम और हीटिंग दिए, मतलब इस द्रव था जो, उसको हम और ताप दिए, तो एक बिंदु ऐसा आएगा कि जब ये जल है, ये उबलने लगेगा। जल क्या होगा, जल ये उबलने लगेगा। जब ये उबलने लगेगा तो क्या होगा, ये गैस के रूप में चेंज हो जाएगा, गैसीय अवस्था में आ जाएगा। तो बच्चा ऐसे होता क्यों है?
ऐसे क्यों होता है बताओ, ये ऐसा क्यों है? ये गैस अवस्था क्यों ऐसा होता है, यही हमें पढ़ना है कि ताप का प्रभाव होता क्या है। तो बोल दिए कि चेंज हो गया सर, सॉलिड था लिक्विड में आ गया, लिक्विड था गैसियस स्टेट में आ गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्या है इसका रीजन, क्या है? हम्म, बताओ रीजन, इसका कारण बताओ। देखो इसका रीजन क्या है, पहला तो इसका लिखो कारण। ये बना लिए, फट से बनाओ तो। देखिए इसका कारण अब हमें जानना है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है ऐसा, आपको मैं बता चुका हूं। अब लिखो, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अवस्था परिवर्तन का कारण, उसके अवस्था परिवर्तन का कारण क्यों होता है कि कोई पदार्थ का ताप बढ़ाए तो उसकी अवस्था बदल जाती है। तो सबसे पहले आपको मैं ऑलरेडी ये चीज बता दिया बच्चा कि ये मान लो कि अगर कोई सॉलिड है, मान लो बर्फ ही है, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं कि नहीं? थोड़ा दूर दूर बना दिया, इतना दूर नहीं होता है, ठीक है, आस पास है। जब हम इसको ताप देते हैं, क्या देंगे, ताप, या बोले तो हीट दिए हम इसको, उष्मा दिए, उष्मा हम इसको दिए या ताप इसका बढ़ाए, समझ रहे हो? देखो बच्चा, जब ये ताप जाएगा तो ताप एक्सेप्ट कौन करेगा, इसके परमाणु, यहाँ भी एनर्जी जाएगी, यहाँ भी एनर्जी जाएगी, यहाँ भी एनर्जी जाएगी, सबको एनर्जी मिलेगी, ऐसे ही सबके पास एनर्जी जाएगी ना। तो सबके पास ऊर्जा थी कि वो स्टेबल थे अपने जगह, लेकिन जैसे ही हम अतिरिक्त उष्मा दिए, इसको क्या बोल दिए, इसको बोलेंगे उष्मा अतिरिक्त, जैसे ही हम इस पदार्थ को अतिरिक्त उष्मा दिए तो इसके जो परमाणु हैं, इसके जो छोटे छोटे परमाणु वो भी क्या है, उष्मा को ग्रहण करने लगे। उष्मा को जब ग्रहण करने लगेंगे तो इस परमाणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना बच्चा। पदार्थ के परमाणुओं की, परमाणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी, है ना, पदार्थ के परमाणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब ऊर्जा बढ़ जाती, जैसे आपकी ही ऊर्जा बढ़ गई, जैसे उन बच्चों का भी ऊर्जा बढ़ा हुआ है, अभी मैं चला जाऊंगा तो ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या है कि ऊर्जा, जैसे इनको एनर्जी मिलेगी तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब ऊर्जा बढ़ जाती, जैसे आदमी की भी ऊर्जा बढ़ गई तो थोड़ा सा बौझक के चलने लगता है, "हाँ, हट जाओ मेरे सामने कोई नहीं है", होता है ना। तो वैसे ही ये परमाणु क्या है, जब परमाणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है तो ये परमाणु क्या करते हैं, परमाणु कंपन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। जब और हीटिंग, कंपन मतलब समझ रहे हो, अपने जगह पे करके, जैसे ट्रिमर चलता है ना, ट्रिमर चलता है तो कहीं जाता है क्या, बस वही अप डाउन ऐसे ऐसे करता है ना उसका ब्लेड, समझ रहे हो ना, वो कहीं जाता है क्या कि गाड़ी जैसे चल के चला गया। तो इसके परमाणु, जैसे इसके परमाणु कंपन करते हैं, मतलब क्या है कि जैसे ये मान लो कि ये छोटी सी जगह बता रहा हूँ, इसका सरफेस बता रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, तो इसके परमाणु क्या है, आपस में ही कंपन करने लगेंगे, इधर 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 इधर, मतलब यही आपस में ही ऐसे ऐसे कंपन करने लगेंगे इधर उधर। कंपन मतलब एक जगह ही, समझ रहे मेरी बात, क्या मैं बोल रहा हूँ, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा, एक परमाणु एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात ना। जितना स्पीड है उसी में वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। तो परमाणु क्या है इनके, परमाणु अपने मतलब स्थान से आसपास क्या करने लगेंगे,
कंपन करने लगेंगे। देखो बेटा, मैं स्पेसिफिक रीजन बता रहा हूं, एकदम एग्जैक्टली क्या होता है। जब उसके परमाणु आपस में कंपन, मतलब एक स्थान पे ऐसे ऐसे कंपन करने लगेंगे, तो एक और ऊर्जा, थोड़ी सी ऊर्जा और उनको मिलेगी। तो क्या होगा, और ऊर्जा जैसे ही उनको मिली, मैं बताया था ना कि इनके बीच में आकर्षण बल भी होता है। आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, पास पास बस रहते हैं, चिपके नहीं रहते हैं, लेकिन जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। अरे भाई, बंधन ऊर्जा नहीं रहेगा तो क्या ईंटवा जुड़ा रहेगा? नहीं जुड़ेगा ना। जैसे ईटा सीमेंट से जुड़ा है, वैसे ईटा के परमाणु भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा, जब कंपन करने लगेंगे ये परमाणु, तो परमाणु के बीच में जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल, परमाणुओं के बीच आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। अब बात समझ में बच्चा? देखो कैसे मैं समझाया। पदार्थ के परमाणु की ऊर्जा बढ़ी, परमाणु कंपन करने लगे, कंपन करने के बाद उनके परमाणुओं के बीच का आकर्षण बल, अरे भैया जैसे क्या है, मान लो रस्सियां ऐसे ऐसे झूला झूला, झूला का मौसम आ रहा है, तो कुछ दिन बाद रस्सियां घिसेगी कि नहीं? घिसेगी ना। तो घिस के क्या होगा, बंधन ऊर्जा कम हो जाएगी, टूट जाएगा एक दिन। तो कंपन करते 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 एक बार ऐसी ऊर्जा मिल जाएगी, उसको फिर से हीटिंग मिल गया, तो क्या होगा, वो उनके आकर्षण बल कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उसके परमाणु दूर दूर हो जाएंगे। समझ गया ना? तो इतने दूर हो जाएंगे कि सॉलिड था बन गया किसमें, लिक्विड में। समझ गए? अभी क्या था, जब सॉलिड था तो क्या था, एफ ए लेस देन, सॉरी एफ ए ग्रेटर देन एफ आर, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से बड़ा था। लेकिन जब आकर्षण बल कम हो गया, मतलब उसके परमाणु क्या हो गए, यहां था एक, यहां चला गया, ले। तो ये किसमें था, ठोस अवस्था में। क्या था, ठोस। जब एनर्जी दिए, कंपन हुआ, बंध कमजोर हो गया, तो इनके बीच में परमाणुओं की दूरी बढ़ गई कि नहीं? परमाणुओं के बीच की दूरी क्या हुई, बढ़ गई कि नहीं? तो जब परमाणु के बीच की दूरी बढ़ गई, मतलब अर्थात एफ ए इक्वल टू एफ आर हो गया, तो ये किसमें बदल गया, द्रव में या जल में। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब जो ऊर्जा आकर्षण बल कम हो गया ना, तो जैसे ही कम हुआ तो एक दूसरे को दूर करने लगेंगे। अरे आकर्षण बल कम होने का मतलब क्या है, कि प्रतिकर्षण बल ज्यादा हो जाना। हर चीज दिमाग में जाना चाहिए बेटा, ये ऐसे कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आकर्षण बल कम हुआ मतलब प्रतिकर्षण बल बढ़ गया। तो ये कम होने से ठोस था, बदल के किस में चेंज हो गया, द्रव में। और हीटिंग दे दो तो प्रतिकर्षण बल और बढ़ जाएगा, तो प्रतिकर्षण बल बड़ा हो जाएगा आकर्षण से, तो गैस में बदल जाएगा, क्योंकि आकर्षण बल और कम हो जाएगा ना। यहां पे लिख लेना, परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। आया समझ? तो ये सब चीजें देखो, अब यही मैं अभी 2 लाइन में लिखवा देता हूं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है नहीं। ये समझ गए ना कि कॉन्सेप्ट यही है, इसको बना लो। क्या है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में महत्वपूर्ण था, तो वो समझ गए ना कि कोई पदार्थ की अवस्था कैसे बदलती है। बता दिया था मैं, क्या 2 चीज बताया था कि जब किसी हम पदार्थ को उष्मा देते हैं, आप लोग भी सुन लो, जैसे बर्फ है, बर्फ जल में कैसे बदल जाता है जब हम उसको उष्मा देते हैं। जैसे फ्रिज में से निकाल के बाहर रख दो तो बर्फ धीरे धीरे पानी में बदल जाता है। कैसे बदलता है, क्योंकि वो बाहर से उष्मा, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है ना, बर्फ इसलिए तो जमती है वहां पे। लेकिन जब फ्रिज से बाहर निकालते तो टेम्परेचर ज्यादा होता, मतलब हीटिंग होती है, जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके परमाणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो वाइब्रेशन करने लगेंगे। तो उनके बीच में जो एक बंध होता है, जिसके कारण सभी परमाणु सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, वो बंध क्या होता है, टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो उसके परमाणु दूर दूर चले जाए। जब परमाणु दूर दूर चले गए तो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बराबर हो गया, तब वो लिक्विड हो जाते हैं। जैसे ही
और ऊर्जा दिए तो जैसे कि हम पानी है, पानी को उबालने लगते हैं, कुछ टाइम बाद गर्म करेंगे पानी को तो उबलने लगेगा, उबलने के बाद वो भाप बनने लगेगा। तो हम ताप देते हैं तो पहले तो सॉलिड से द्रव में बदलता है, और ताप देंगे तो फिर वो द्रव से गैस में बदलता है कि नहीं? क्यों बदलता है? क्योंकि उनकी परमाणु की ऊर्जा बढ़ जाती है। जब खूब ऊर्जा दे देंगे पानी को तो उनके परमाणु स्वतंत्र हो जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, है ना। मड़ैया चले जाएंगे, मुरलीपुर चले जाएंगे, पब्लिक इंटर कॉलेज घूम के आएंगे, उसके जैसा दिन भर घूमते रहेंगे। ऐसे परमाणु, इंटेंशनली नहीं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व इसमें देखते हैं। पहला लिखो, फर्स्ट लिखिए संगलन। संगलन आप लोगों में भी है बेटा, ठीक है। संगलन, लिक्विफिकेशन। गलन का मतलब क्या होता है? गलन का मतलब क्या होता है? गलन, क्या गलन? लिखो, इसमें लिख लो। किसी ठोस का, किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना, किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? संगलन कहलाता है। मतलब अगर जो बर्फ है, बर्फ पिघल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? संगलन। बर्फ पिघल के क्या बन रहा है? पानी, तो उसको क्या बोलेंगे? संगलन। अब बर्फ अगर डायरेक्ट गैस बन जा रहा है, अच्छा कपूर जलाया तुम लोग, कपूर पिघलता है? पिघलता कहाँ पिघलता है जी? मोमबत्ती पिघलती है ना, कपूर पिघलता है क्या? डायरेक्ट किसमें बदल जाता है? गैस में। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। याद आया? जब कोई ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, तो गैस द्रव में ना बदल के सीधे गैस में बदल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। इसीलिए देखते नहीं वो कपूर को एकदम बंद करके चावल डाल के तब रखते हैं कि उसके अंदर नमी उमी ना रहे। नमी रहेगा तो वो गल जाए, गलेगा नहीं, भाप बन के धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाहर भी रख दोगे तो खत्म हो जाएगा। संगलन का एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल इससे बर्फ से जल का बनना, है ना। बर्फ से जल बनता है तो क्या है? संगलन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए गलनांक। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बस गलनांक, मेल्टिंग बस लिखना है। वैसे तो मैं सब कुछ पढ़ा दिया हूं ना, ऐसा चार्ट बना के सब समझा दिया था आपको, है ना। देखिए इसमें जब कोई ठोस अपने न्यूनतम तापमान पर, इसमें लिखिए जब कोई ठोस, सब मैं लिखवा रहा हूं, जब कोई ठोस अपने न्यूनतम तापमान पर, न्यूनतम तापमान पर, जब कोई ठोस अपने न्यूनतम तापमान पर पिघल कर इसमें बदल जाता है, गैस में पिघल कर द्रव में बदल जाता है ना। द्रव में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया, तो क्या बोला कि जब कोई ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ का क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ का गलनांक कहेंगे। आया समझ? तो इसे क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को,
बाकी तो और भी चीज़ें हैं इसमें समझने लायक। गलनांक में अलग अलग मटेरियल है तो उसका गलनांक अलग अलग होता है, अलग अलग पॉइंट पे उसका गलनांक होता है। ठीक है, ओके। तो और समझ में आ रहे हैं ना? गलनांक को देखते हैं और भी उसके बारे में कुछ रिलेटेड चीज़ें, जैसे जल का, जैसे ठोस है, ठोस पदार्थों का गलनांक बिंदु जैसे अलग अलग पदार्थ का होता है अलग अलग। जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ का अलग होगा, है ना। आपका मेटल है कोई तो उसका गलनांक अलग अलग होगा। बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे भी पिघले हुए ही होते हैं, जैसे पारा, है। तो अभी चलिए पढ़ते हैं हम। जैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल जो होता है वो लाइक जल मतलब 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल भी होता है, बर्फ भी होता है। अब ऐसा क्यों होता है, कोई आइडिया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ भी है और जल भी है, कैसे है भाई, क्या कारण है? तो इसका गलनांक बिंदु क्या है? मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ कैसे हो गया और वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल में भी कैसे पाया जाता है, क्या कारण है इसका? किस तरह से आप समझो, मतलब किस तरह से अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक्चुअली इसका रीजन होता है गुप्त ऊष्मा। आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन ठीक कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर धीरे धीरे बर्फ जो होता है पिघलता रहता है और धीरे धीरे जाके वो जल में बदलता रहता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर धीरे धीरे वही भाप में भी बदलता रहता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका मतलब ये गलनांक बिंदु है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक बिंदु बर्फ का नहीं है, इतना ध्यान रहना आपको, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल भी रहता है और बर्फ भी रहता है, ठीक है। इसका ध्यान आपको रहना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में। इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दीजिए या तो 273 केल्विन, ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ज़रूरी है समझना। जितना जल्दी आप लोग इसे सीख लें उतना ही बेटर है, ठीक है। चलिए, तो अब ये याद रखना हमें गलनांक क्या होता है, समझ गए, ठीक है। तो अभी क्या है कि बर्फ जो होता है, बर्फ का गलनांक बिंदु बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन बोल सकते हैं। बर्फ जो है गलनांक क्या होता है, न्यूनतम बिंदु जिस पर वो पिघल कर द्रव में बदल जाए, तो वो क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बर्फ का जो है गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि इस पर यह पिघल कर धीरे धीरे किसमें बदल रहा है, बर्फ में बदल रहा है, ठीक है। तो या तो इसको बोल सकते हैं 273 केल्विन। तो गलनांक के बारे में आपको आई थिंक समझ गए। तो गलनांक जैसे कि अलग अलग पदार्थ है उसका गलनांक अलग है, बर्फ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, चलिए ठीक है। मोमबत्ती का भी गलनांक यही होगा क्या? नहीं होगा ना, मोमबत्ती का गलनांक अलग होगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि गलनांक के बारे में कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं जो हमें आगे पढ़नी है, उसको थोड़ा सा यहीं डिस्कस कर लेते हैं, तो आगे जब पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नई चीज़, ठीक है। थर्ड थिंग, तो ये है हमारा क्वथनांक। गलनांक हो गया, अभी तो गला है, अब उबलेगा, ठीक है। कोई चीज़ गल गई है, उबलना, क्वथनांक या क्वथनांक की जगह मैं लिख दिया हूँ पिघलना, दैट्स नॉट पिघलना, दैट्स उबलना, उबलना होना चाहिए यहाँ, ये बॉइलिंग, ओके, बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नॉट पिघलना, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। तो ठीक है, क्वथनांक के बारे में थोड़ा सा पढ़ो। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, जैसे जल है, जल उबलने लगा, जैसे हम लोग जल को गर्म करते हैं, ताप देते हैं, तो क्या तुरंत वो उबलने लगता है? कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो उबलता है। जैसे बर्फ मतलब जलाने लगे, उष्मा दिए, है ना, तुरंत वो जलेगा नहीं, सॉरी तुरंत वो उबलेगा नहीं,
कुछ टाइम लगता है, 1 मिनट 2 मिनट लगता है, तब जाके वो पानी जो है उबलने लगता है। तो मतलब एक निश्चित तापमान होता है जिस पे वो पानी उबलता है, वही पॉइंट क्या होता है, गलनांक। तो जब कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर, अब इसकी बात करते हैं क्वथनांक की बात, जिस निश्चित ताप पर उबलने लगे है ना, जैसे पानी का अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कोई एक निश्चित ताप होगा ना जिस पे ये उबलने लगेगा, है ना। तो ये बात ठीक है कहते हैं। ओके, चलिए। तो अभी एक चीज और भी है इसमें, एक और डिफिनीशन है, उसको चाहे तो हम पढ़ सकते हैं कि एक होता है एटॉमिक प्रेशर, जैसे कि जिस ताप पर द्रव का एटॉमिक प्रेशर गैस के एटॉमिक प्रेशर के बराबर हो जाए। सो ये बोल सकते हैं कि गैस के जो परमाणु हैं वो, मतलब जो द्रव है उसके परमाणु गैस के परमाणु के बराबर हो जाए, तो जाहिर सी बात है उस पर उबलना भी स्टार्ट हो जाएगी, जल में भी रहेगा और द्रव अवस्था में भी रहेगा। तो दूसरा डिफिनेशन हम ये देख लेते हैं कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, यही मैं डिफिनेशन लिखवा रहा हूं, वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, क्या हो जाता है, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो जाहिर सी बात, बाहर क्या है, गैस है, उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, तो उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो जो बाहर का वाष्प दाब है, जो बाहर है उसका वाष्प दाब, मतलब द्रव का जो वाष्प दाब है, बाहर का जो वाष्प दाब है उसके बराबर हो जाए तो गैस की तरह हो जाएगा, धीरे धीरे गैस में बदलने लगेगा द्रव। तो उस ताप को क्या बोलते हैं, द्रव का क्वथनांक। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वथनांक। 3 पॉइंट पढ़े हम, संगलन, लिक्विड चेंज हो रहा है, गलनांक वो पिघल रहा है, अब पिघल, और क्वथनांक वो उबल रहा है। तो एक एटीएम जो होता है उसके एटॉमिक प्रेशर के किसका हो जाए, द्रव का एटॉमिक प्रेशर जो गैस के एटॉमिक प्रेशर के बराबर हो जाए। मान लो ये द्रव है, ठीक है, क्या है, ये द्रव है, इसका जो बाहर का एटॉमिक प्रेशर है, मान लो कि ये गैस है 1 एटीएम का, इसका जो एटॉमिक प्रेशर है या वाष्प दाब का जो वाष्प है उसका जो वायुमंडलीय दाब है, उसका दाब जो फ्लास्क में भरा है जल उसके बराबर हो जाए, या फ्लास्क का वायुमंडलीय दाब बाहर के गैस के दाब के बराबर हो जाए, तो जैसे हम इसको ताप दे रहे हैं, है ना, हीट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके परमाणु दूर दूर होंगे और बाहर निकलना चाहेंगे और उबलने लगेंगे। वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उबलने लगेगा, तो इसका थोड़ा थोड़ा ये भाग गैस में बदलने लगेगा। तो इसी टेम्परेचर पे वो द्रव में भी रहेगा और गैस में भी बदलना चालू हो जाएगा। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, क्वथनांक। सिंपल सा बात है, द्रव का वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तभी तो वो धीरे धीरे द्रव से गैस में बदलने लगेंगे। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, ताप अगर हम बढ़ाएंगे तब। विदाउट टेम्परेचर चेंज देयर इज नो चेंज। तो टेम्परेचर के कारण ही क्वथनांक भी होता है, गलनांक भी होता है और संगलन भी होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आई थिंक आपको ये ताप के बारे में, हाँ,
क्वथनांक के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये गैसीय अवस्था में बदल गया है एक एटीएम पे। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। तो संगलन, क्वथनांक, गलनांक आप पढ़ लिए। ठीक है, अब जो नई चीज़ है, जैसे इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, आइडिया है कि जिससे वो जल में भी रहे, जल की अवस्था में भी रहे और द्रव अवस्था में रहे और गैसीय अवस्था में भी रहे। तो वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पे जल उबलना चालू कर देता है, वही टेम्परेचर होता है जल का क्वथनांक। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जल का क्वथनांक क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको बोल सकते हैं 373.15 ये 17 केल्विन। ठीक, तो ये होता है जल का क्वथनांक। अगर केल्विन में पूछना है तो 373.15, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ रहा है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जल गैस में किस ताप पर बदलेगा, गैस में किस ताप पर बदलेगा, मतलब जल है जो किस ताप पर गैस में बदलेगा। तो ये ध्यान रखो, जल पूरी तरीके से अगर गैस में बदलना है तो वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए 113 डिग्री सेंटीग्रेड। 112 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो क्या करेगा, केल्विन में बदल सकते हैं इसको, 112 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबलेगा, लेकिन जैसे 113 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वो पूरा का पूरा भाप में बदल जाएगा। ये भी ध्यान रखना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसका क्वथनांक है, लेकिन जैसे 113 डिग्री पहुंचा वो पूरा का पूरा आपका भाप में बदल जाएगा जल। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड सबको पता है, लेकिन 113 डिग्री सेंटीग्रेड शायद ही किसी को पता हो, तो इसको आप लोग ध्यान रखना, आप लोग जानते रहो एटलीस्ट। ठीक है, ओके, चलिए, गर्मी बहुत है अभी आज, शाम का समय है, 3:30 बज रहा है, खतरनाक गर्मी है। कोई बात नहीं, मेहनत करिए, एक दिन यही मेहनत आपको इस गर्मी से बचाएगा पूरी ज़िंदगी, है ना। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है बिना मेहनत के नहीं मिलती है। बिना मेहनत के कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है। मिल जाता है आपको? नहीं मिलेगा ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब भगवान भी परीक्षा लेते हैं, जैसे इस टाइम हमारी परीक्षा ले रहे हैं, खूब उष्मा दे रहे हैं, हमारा गलनांक क्वथनांक हो जा रहा है पूरा, है। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, लगे रहना है हमें। ओके, ठीक है, चलिए, और बात सारी बातें तो करते ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा और भी चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे क्वथनांक आप समझ गए, गलनांक समझ गए, संगलन समझ गए, संग्रहण में बता दिया, वाष्पीकरण बता दिया। हाँ, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। वाष्पीकरण को बता दिया था, अरे जब वाष्प बनने लगे जल। और संग्रहण क्या बताया था कि जल क्या है, जैसे वाष्प है, अभी बारिश का समय है लेकिन बारिश हो नहीं रहा है, तो संघनन नहीं हो रहा है, वाष्पीकरण खूब हो रहा है लेकिन संघनन नहीं हो। संघनन मतलब कि बारिश जो गैस है वो द्रव के रूप में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है। आपको पता है एल नीनो इफेक्ट है। चल, कभी खाली समय रहेगा तो बताऊंगा कि एल नीनो है क्या, है ना। एल नीनो बहुत सुनते होगे, एल नीनो कैसे बारिश नहीं हो रही, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग बिल्कुल एक चीज़ ध्यान रखिए, मेहनत करने से पीछे मत हटिए बच्चों। ये आपकी पूरी ज़िंदगी सुधार सकती है, आपका पूरा जीवन, आपके घर की स्थिति, कंडीशन, सब समाज को भी बदल सकते हो आप। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एजुकेशन में आगे होना चाहिए। ठीक है, विदाउट एजुकेशन यू हैव नथिंग, दिमाग तो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले आप इसके ऊपर फोकस करिए, बाकी सब चीज़ें आप ऑटोमेटिक सब सही हो जाएंगी। कुछ भी हो लाइफ में यू कैन मैनेज, बट फर्स्ट डू स्टडी सीरियसली। ओके, कुछ भी हो यू कैन डू। ओके, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं गलनांक के ऊपर, तो गलनांक जैसे मेटल जो है उसका अलग होता है, क्वथनांक उसका अलग होता है। क्या जल को आप सोच सकते हो, जैसे कोई सॉलिड चीज़ है, मान लो कि मेटल है, उसका क्वथनांक होगा क्या?
तो थोड़ा बताओ, जल का क्वथनांक हो सकता है क्या? सोचो, यू हैव एनी आइडिया कि जल वहाँ पे नया नया डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे नई नई फैक्ट्री सब कुछ बन गई, मतलब सब कुछ खत्म हुआ, इकोसिस्टम गड़बड़ हो गया, टेम्परेचर बदल गया टेम्परेचर काटते हैं तो वहाँ पे गर्मी बढ़ती है। पेड़ पौधे हम ज़्यादा काटते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, बड़ी एरिया क्या हुआ 50 साल तक तो सब कुछ बहुत सही, टेम्परेचर इतना एक बार ज्यादा हुआ, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है अच्छी होती है वो ब्लास्ट हो गई। रात को सोते सोते ही सब लोग सो गए। प्रकृति जब लेती है तो सब कुछ ले लेती है, देती सब कुछ तो दिया है, क्या लिया प्रकृति ने, जब लेना शुरू करेगी ना। देखो डायनासोर अगला गए थे ना, भूज दी सबको, कोई नहीं बचा ना। ऐसे मनुष्य भी कर रहे हैं, ये तनी से हैं लेकिन पूरा नरक कर दिया धरती को, कर दिया ना पूरा एकदम, क्या नहीं किया धरती को। तो एक दिन बुलाएगी उनका पिंड आओ। तो धरती के साथ मनुष्य ने कितना गलत किया है। हाँ, पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो चुका है। देखिए बारिश का सीजन ही बदल गया है। तो ये क्वथनांक गलनांक जो अप डाउन हो रहा है, इसका कारण क्या है कि टेम्परेचर वेरी हो रहा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं हिमांक, बहुत गला लिए अब जमाते हैं। ठीक है, हिमांक जिसके कारण हर चीज़ें फ्रीज होती हैं, जिसके कारण कोई भी चीज़ फ्रिज में रखते हैं तो वो जम जाती है। दैट इज मेन रीजन इज हिमांक। किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का एक निश्चित बिंदु जिस पे वो जमता है, दैट इज हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। थोड़ा सा दिक्कत क्या है, आज वॉइस में बहुत प्रॉब्लम है। ऑटोमेटिक वॉइस आप कैसे अप डाउन हो रही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो हिमांक के बारे में क्या है कि जिस बिंदु पे कोई वस्तु जो है, कोई पदार्थ जो है, किसी स्टेट में कुछ भी है, वो ठोस में जम के ठोस में बदल गया। तो द्रव चेंज किस में हो गया? ठोस में। और जिस ताप पर चेंज हो रहा है उसे, उस द्रव को क्या बोलेंगे? हिमांक, है ना। तो द्रव अवस्था में था कोई चीज, है ना, वो जिस ताप पर चेंज होकर वो बदल गया ठोस अवस्था में, द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। और ये प्रक्रिया क्या है? हिमांक। तो पदार्थों का जमना ही क्या है? हिमांक। दैट इज अ सफिशिएंट दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो जमना ही क्या है? हिमांक। और जिस बिंदु पे जमता है वो है हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस, राइट। चलो नोट कर लीजिए। आप लिख भी सकते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है, उस ताप को हिमांक कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हिमांक, फ्रीजिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए तो इसको। चलिए और भी कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। डिफिनेशन लिख दे इसका कि आपको समझ में आ जाएगा। बताइए, हिमांक समझ में आ रहा है ना? चलिए कोई नहीं, एक बार बता देता हूँ फिर से। हिमांक क्या है कि वह ताप है, हिमांक वह ताप है। दो चीजें हैं, द्रव किसमें बदल जाता है? ठोस में। ध्यान रखो, द्रव किसमें बदल जाता है? ठोस अवस्था में। द्रव अवस्था चेंज इनटू ठोस अवस्था में। ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इतना मैं लिख लिया। द्रव ठोस अवस्था में पाया जाता है, में भी पाया जाता है। और द्रव अवस्था जो है वो द्रव में भी पाया जाता है, इतना ध्यान रखो। ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें हिमांक वह बिंदु है जिसमें द्रव में भी पाया जाता है और ठोस में, द्रव ठोस में भी पाया जाता है और द्रव में भी पाया जाता है। जैसे द्रव जो है हिमांक के लिए जरूरी है कि द्रव ठोस में भी रहेगा। हिमांक वह बिंदु है जिसमें द्रव ठोस में भी रह सकता है और वही द्रव में भी रह सकता है। थोड़ा सा मैं हिमांक ये भी बोल सकते हैं, द्रव ठोस में बदलता है और ठोस द्रव में बदलता है। हिमांक बिंदु वह है।
द्रव ठोस अवस्था में भी पाया जाता है और द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, ये होता है हिमांक। या सिंपली ये बोल सकते हैं जल धीरे धीरे पिघल कर ठोस धीरे धीरे पिघल कर जल में बदल रहा है, दैट इज द्रव। और धीरे धीरे द्रव ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे धीरे धीरे जम कर ठोस बर्फ में बदल रहा है। ये समझ सकते हैं ना कि जल जम कर बर्फ बन गया और वही बर्फ ठोस अवस्था में था और धीरे धीरे पिघल कर द्रव में बदल गया, दैट इज बिन दिस पॉइंट इज हिमांक। ठीक, तो जल तथा बर्फ का हिमांक बिंदु, इसीलिए मैं ये प्रोसेस लिखवाया। हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 273 केल्विन होता है। ठीक है, यू हैव टू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है और उसमें धीरे धीरे पिघलता भी है बर्फ, है ना। लेकिन जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बर्फ का भी जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पे वो जमता है, और वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हिमांक बिंदु है बर्फ का जो जल में बदलता है। ठीक है।